नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में बुधवार को लॉकडाउन वीकेंड पर भी जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू अब 8 बजे से। माता मनसा देवी मंदिर बंद करने के जारी हुए आदेश कुछ समय बाद ही लिए गए वापस। और मां कालिका के नाम पर पड़ा था विराट नगरी का नाम, कालका उठाएंगे रहस्य से पर्दा। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला लिया है। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी अब बढ़ाकर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा दिया गया है। 23 अप्रैल को पुनः वार रूम मीटिंग होगी, जिसमें स्थिति की समीक्षा होगी और संकेत मिले हैं कि चंडीगढ़ में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का मन प्रशासन बना चुके हैं। वहीं रामनवमी यानी बुधवार 21 अप्रैल को भी चंडीगढ़ में लॉकडाउन रहेगा। पुलिस को प्रशासन ने सख्त हिदायतें दी हैं कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के गाइडलाइन की पालना नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कोई भी वाहन चालक बिना वजह सड़कों पर वाहन दौड़ाएगा तो उसका वाहन भी जब्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। चंडीगढ़ प्रशासन सख्ती के मूड में है, इसलिए अब लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई हो सकता है। वहीं अगर बात करें मंगलवार को शहर में कोरोना संक्रमण की, तो चंडीगढ़ में मंगलवार को भी गुजरे 24 घंटे के दौरान 602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में भी अब मौतों का आंकड़ा 421 तक पहुंच गया है। वहीं पंचकुला में भी 483 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं है। मोहाली में भी आज 700 से अधिक कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 5 लोगों के मरने की सूचना मिली है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी आंकड़े सामने नहीं आए। आपसे बार बार हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं, वरना प्रशासन और सख्त हो सकता है। स्थिति मार्च 2020 जैसी पैदा हो सकती है। इसलिए मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है, खुद भी लगवाएं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। नवरात्रों पर माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही थी, जिसके चलते नवमी पर यानी कि बुधवार से मनसा देवी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद यह आदेश गृह विभाग ने वापस ले लिए हैं। नवरात्रों को देखते हुए यह आदेश वापस लिए गए हैं, यानी कि अब कल यानी रामनवमी पर मनसा देवी में श्रद्धालु माथा टेक सकेंगे। वहीं पंचकुला ने चंडीगढ़ प्रशासन की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। पंचकुला में बुधवार को लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना के चलते पिछले साल सबसे बुरी हालत हुई थी प्रवासी मजदूरों की, और इस साल भी प्रवासी मजदूर स्थिति को देखते हुए घबरा गए। यही वजह है कि प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास बसे गांव में रहने वाले मजदूर निजी बसों में ठूस ठूस कर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां देश और प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन लगने का डर बना हुआ है, जिसके चलते देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों का लगातार बढ़ना जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को रामनवमी वाले दिन एक दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि चंडीगढ़ से भी पलायन शुरू हो गया है। तस्वीरें चंडीगढ़ के राम दरबार, जगतपुरा और मौली चागरा की है, जहां प्रवासी मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। पलायन कर रहे डरे हुए मजदूरों का कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन में वह किस तरह से फंस गए थे, इसे वह नहीं भूल सकते। वह कम से कम अपने घर सही सलामत पहुंच जाएंगे। अगर यहीं फंस गए तो भूखे मर जाएंगे, तो क्या खाएंगे और क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। अरे लॉकडाउन का डर है, पर साल हम लोग फंस गए थे, खाने के लिए नहीं पता, न पानी का पता है, तो क्या खाएं यहाँ हम लोग। तो इससे अच्छा भाग जाए अपने देश में, मर जाए, कुछ हो तो अपने घर में तो होगा।
इससे अच्छा क्या है? कौन खिलाएगा यहाँ? यहाँ कौन खिलाने वाला है हम लोगन को? यहाँ कौन पार करेगा? हमारी 2-4 महीना लग जाएगा। मोदी तो जान खाए पर तैयार है और क्या करे पर तैयार है। मोदी तो बिल्लवाए घूम रहा 2 साल तेरे का की न बर्बाद की ने दुनिया बर्बाद है। गरीब मन न खा पावे न पहिर पावे, कुछ नहीं कह पा रहा है। काहे मारे सरकार का बनी खून पिया खाती यहाँ सरकार बनी। जो गवर्नमेंट हाँ सब कुछ बंद करती तो कुछ देखना चाहिए कि बंदे के पास क्या खाने के लिए है क्या नहीं है। मुझे ये नहीं मतलब सरकार किसी की हो या मोदी हो या कांग्रेस हो, हमारे लिए सब बढ़िया है, हमारे लिए कोई ख़राब नहीं है। बस जनता को ध्यान में रख के इसको देखना चाहिए इसके पास खाने के लिए है या नहीं है, बंदा क्या करता है क्या नहीं। यहाँ तो सारे मजदूर हैं, नहीं जाएंगे तो बंदा क्या करेगा? घर में किसी के पास मांग के खाने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे कोई देने वाला है बताओ आप? फिर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जनता को ध्यान में रख के काम किए हर कोई। हर गाँव जा रहे हैं। किस डर से? लॉकडाउन सुना लग रहा है। अब यहाँ काम नहीं मिलेगा क्या करेंगे? क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम खाएंगे? सरकार तो कोई सुन नहीं रही किसी का। फिर क्या करें बताओ? गांव में जाए क्या करें? अपना वहीं कुछ इलाज करेंगे अपना। अब यहाँ बच्चे की पढ़ाई होती थी वो भी बेकार है, बच्चे भी गरीब आदमी सारे बेकार हैं। इसका क्या करें? क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट जो कर रही है वही कर रही है अपने मन का। लॉकडाउन के डर से मजबूर प्रवासी मजदूर किसी भी तरह से घर पहुंच जाना चाहते हैं, चाहे इस तरह से पूरी भरी हुई बसों में ही क्यों ना हो। प्रवासी मजदूरों का साफ कहना है कि वो किसी भी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब अचानक लॉकडाउन लग गया था तो इन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने आज डॉक्टर नवप्रीत कौर की बुक एसिड अटैक ऑन वुमेन ए सोशियो लीगल पर्सपेक्टिव को रिलीज किया। डॉक्टर नवप्रीत कौर ने अपनी इस पुस्तक में एसिड पीड़ितों पर प्रकाश डाला है, उनकी जीवन व्यापन पर और उनकी दशा पर भी इस पुस्तक के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। उन्होंने इसी विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी भी किया है। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने मंगलवार को डॉक्टर नवप्रीत की बुक एसिड अटैक ऑन वुमेन ए सोशल लीगल पर्सपेक्ट को रिलीज किया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी अग्रवाल यहाँ मुख्य अतिथि रही। लक्ष्मी अग्रवाल की जीवनी पर आधारित फिल्म छपाक भी बन चुकी है, जिसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका अदा की थी। डॉक्टर नवप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में महिलाओं को एसिड अटैक से आ रही मुश्किलें और उसके समाधान को लेकर जानकारी दी है। चंडीगढ़ की रहने वाली और पीयू से एसिड अटैक को लेकर पीएचडी करने वाली डॉक्टर नवप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने अपनी बुक लिखने के दौरान कई एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं से मुलाकात कर उनकी सही स्थिति को लिखा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने अपने समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली जिसने अपनी बेटी पर तेजाब डालने वाले अपने पति को माफ कर दिया और कोई मामला दर्ज नहीं कराया। वर्ष 2005 में एक मनचले युवक ने लक्ष्मी अग्रवाल पर एक तरफा प्यार में एसिड अटैक कर उसे बुरी तरह से जला दिया था। उसके बाद से अपने आप को संभालने वाली लक्ष्मी आज तक सैकड़ों एसिड अटैक महिलाओं को सहारा दे चुकी है। एसिड अटैक एक बहुत ही हीनियस क्राइम है और इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो अगर आप ये देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बातें बता सकती कि एवरी ईयर कितने अटैक्स होते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को क्या क्या सर्वाइवर को फेस करना पड़ता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारा जो मेन मोटिव है, आज हम उसको लेके आगे आ रहे हैं इस बुक के थ्रू। कई सारे वायलेंस, यौन शोषण घर के अंदर से ही होते हैं। मेंटली जो इतना टॉर्चर किया जाता है वो कौन करता है? घर के अंदर ही किया जाता है। अगर एक लड़की, मैं इतने सारे केसेस को देख रही हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि एक लड़की जब अपने पिता से ही कहती है वो लड़का परेशान कर रहा है, तो वो पिता अपनी बेटी को ही दोषी क्यों करार करता है? वो ये क्यों नहीं कहता है, उस लड़के से जाके क्यों नहीं पूछते हैं, कंप्लेंट क्यों नहीं करते कि तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सवाल सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों किया जाता है? तो यही चीज़ सवाल है कि क्यों आप अपने घर को नहीं देखते हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं सेव करते हो, अपने परिवार में क्यों नहीं बात करते हो? हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं, हमने उनको बोलने का फ्रीडम दिया ही नहीं है। जिस दिन बोलने का फ्रीडम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्राइम ही बंद हो जाएगा।
लक्ष्मी ने कहा कि आज के हालात देखकर लगता है कि आजकल ज्यादातर महिलाएं अपने जान पहचान वालों के हाथों ही यौन शोषण की शिकार हो रही हैं, लेकिन इज्जत खराब होने के लिए आगे नहीं आया जा रहा है। लोगों को अपने बच्चों को बचपन से डरा कर रखा जाता है, इससे वे किसी विपरीत परिस्थिति में कोई मुकाबला नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने बच्चों को हर तरह से जागरूक करना चाहिए, जिससे वे हर तरह की स्थिति का मुकाबला कर सकें। और एसिड अटैक भी एक ऐसी वायलेंस है जिसमें एक लड़का इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, जब वो ना कहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सो दैट कि इफ यू हाउ डेयर यू टू से नो टू मी, एक एसिड अटैक कर देता है, एक लड़की की लाइफ स्पॉइल कर देता है। सो व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक बिकॉज मेरा हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ झुका रहा है, एक वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए झुका रहा है। तो व्हेन आई बिगिन माय पीएचडी, माय गाइड सजेस्टेड मी दिस वेरी बर्निंग टॉपिक एसिड अटैक ऑन द वुमेन एंड शी सजेस्टेड मी टू गो थ्रू द रिसर्च कि इस पे मैं एक रिसर्च स्टडी करूँ। जब मैंने एक्चुअल में इस पे रिसर्च स्टार्ट की, आई फाउंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ डेटा। कोई डेटा नहीं है, कोई जर्नल आर्टिकल, कोई बुक नहीं है इस सब्जेक्ट पे। गौरतलब है कि भारत में लगातार एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। कालका शहर का नाम कालका कैसे पड़ा, यह भी एक रहस्य है। जी हाँ, कालका पहले विराट नगरी हुआ करती थी, लेकिन माता कालिका के मंदिर के बाद यहाँ का नाम कालका पड़ गया। क्या है इस नाम का रहस्य, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कालका शहर का नाम कालका कैसे पड़ा? पहले इसका नाम विराट नगरी था। ये राजा विराट का राज्य हुआ करता था। आखिरकार कालका का नाम पहले विराट नगरी था, वो क्यों बदला गया? दरअसल इसके पीछे पूरी कहानी है और इसका नाम कालका काली माता के मंदिर की वजह से पड़ा। कालका में माँ काली का भव्य मंदिर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु काली माता मंदिर में माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पंडित ने बताया कि मंदिर द्वापर का है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भेष बदलकर काटा था। उस समय इसका नाम कालका नहीं था। इस नगरी का नाम विराट नगरी हुआ करता था। यहाँ का राजा विराट था। पांचों पांडवों ने भेष बदलकर विराट के यहाँ नौकरी की। अर्जुन को गौशाला की नौकरी मिली। अर्जुन सुबह गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे और शाम को दूध निकालने से पहले आ जाया करते थे। इसमें एक गाय श्याम नाम की गाय थी। उसने दूध देना बंद कर दिया। राजा विराट ने अर्जुन से पूछा क्या कारण है जो इस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। राजा ने एक दिन खुद अर्जुन का पीछा किया तो राजा ने देखा श्याम नाम की गाय शाम को वापस जाते हुए एक पिंडी के ऊपर रुक गई। जब वह पिंडी के ऊपर रुकी तो उसका दूध अपने आप उस पिंडी पर बहने लगा। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ और ये सब अर्जुन देखकर आश्चर्य में डूब गया। तभी आकाशवाणी हुई कि राजा विराट यहाँ पर एक मंदिर बनवाओ। ये पिंडी आज भी यहाँ पर मौजूद है और इस पिंडी के ऊपर काली माता का वास है। आज भी यहाँ दूध का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता और ना ही मंदिर के पुजारी प्रसाद को हाथ लगाते हैं। माता जी का जो इतिहास है, जब पांडवों को वनवास हुआ था तो 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था। अज्ञातवास के दौरान जो पांडव लोग थे वो विराट नगरी में आकर के रहने लगे। राजा विराट के यहाँ गोपालन बहुत होता था और जो अर्जुन था उनको गौ चराने का कार्य दिया गया था। तो एक श्यामा नाम की गाय होती थी जो 12 मास दूध देती थी। धीरे धीरे वो गाय दूध देना बंद कर गई। तो राजा विराट ने अर्जुन से कहा कि इसका पीछा करो, गाय क्यों दूध नहीं दे रही। तो अर्जुन ने देखा जो यहाँ पिंडी है, हमारे विराजमान पिंडी रूप में जो माता जी हैं, यहाँ वो श्यामा नाम की गाय आके खड़ी हो जाती थी और दूध अपने आप उसका वहाँ पिंडी पे निकलता था। तब आकाशवाणी हुई कि हे अर्जुन, यहाँ मंदिर का निर्माण किया जाए
और मैं काली माता के रूप में यहाँ शांत स्वभाव में विराजमान हूँ। यहाँ पर इसीलिए लोग यहाँ दूध चढ़ाने का ज़्यादा महत्व समझते हैं। गौरतलब है कि भारत देश में शुरू से ही देवी देवताओं का वास रहा है। ऐसे में आज भी हमारा इतिहास काफी रहस्यमय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पिछले 5 वर्षों से मुनाफे पर चल रहा बिजली विभाग का निजीकरण करने की कार्रवाई को रद्द करने और अपनी अन्य मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार 12 बजे तक यानी 24 घंटे की हड़ताल रखी थी। प्रशासन ने साफ कह दिया कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कारण नहीं है। हड़ताल पर जाने वालों पर नो वर्क नो पे भी लागू होगा। लेकिन बिजली कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर प्रशासन ने बिजली विभाग का निजीकरण किया तो उनका विरोध और तेज हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इसके विरोध में चंडीगढ़ के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली विभाग का निजीकरण करने की कार्रवाई को रद्द करने के लिए 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन मुनाफे में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली विभाग महकमा 350 करोड़ के सालाना मुनाफे में है, तो बावजूद इसके विभाग का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। और ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂਟੀ ਔਰ ਐਮਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਆ, ICCW ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਨਿਗੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਈਆ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਜ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਖੱਟਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨੇ ਪੌਨੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RFP ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਖਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ खोल के। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का कोई कारण नहीं है। हड़ताल पर जाने पर नो वर्क नो पे का नियम लागू होगा। बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जहां एक दिन की हड़ताल की, तो वहीं विभाग के निजीकरण को रद्द करने की मांग की। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कालका से एमएलए प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर बद्दी में दर्ज हुए एक मामले में जो सजा उन्हें दी गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने बहरहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी अब पुनः बहाल हो सकती है। इस पर ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना था कि अभी उनके पास हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति नहीं आई है। प्रति मिल जाने के बाद ही उसकी समीक्षा की जाएगी और उनकी सदस्यता पर भी बातचीत होगी। ये आपके माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है, जब तक कोई फैसले की कॉपी नहीं आती तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फैसले की कॉपी आने दो, उसके पश्चात उसके ऊपर देख करके निर्णय करेंगे। वैसे जो अभी तक नियम क्या है, अगर सजा पे स्टे हो जाए, ये देखने के बाद ही पता लगेगा। अलग अलग तरह की सजा होती है, कौन कहाँ किस चीज़ की स्टे मिली है, कन्विक्शन की स्टे मिली है, केस की स्टे मिली है, क्या है, वो देख करके पता लगेगा। है जी? नहीं, अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। वो फैसले की कॉपी देंगे तो उसके ऊपर विचार करेंगे। प्रदीप चौधरी जी के अलावा मैं कोई विषय ये जानना चाह रहा हूँ कि जब सजा पे रोक हो जाए, कन्विक्शन पे स्टे हो जाए, हाँ, तो क्या सदस्यता बहाल होती है या नहीं होती है? प्रावधान है कि सॉरी, यदि कन्विक्शन के ऊपर स्टे होती है तो वो कब से हुई है? जिस दिन सजा हुई थी, इनिशियल जो निचली कोर्ट के अंदर सजा हुई थी उससे स्टे हुई है, या सेशन कोर्ट की जो सजा है उससे स्टे हुई? ये सारा एक बार जब तक वहाँ की जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती तो कुछ भी कहना ठीक नहीं। देखिए, कोरोना को लेकर के पूरा देश चिंतित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित है, हमारी पार्टी चिंतित है। तो उस दृष्टि से कोरोना को कैसे रोका जा सकता है, चाहे वो सरकार स्तर पर है, चाहे वो हमारी विधायिका के रूप में है। हमारे कल ही हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी विधायकों को या सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इस कोरोना के प्रति सजग रहने के आदेश दिया है। और एक हमने विधानसभा के अंदर भी कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किया है, ताकि अगर कोई ऐसी जानकारी किसी दूसरे प्रदेश की पूरे देश के अंदर कहीं से भी आती है जहां सहायता की आवश्यकता है, तो वो हम लोकसभा के जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम आगे उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं। कोरोना के दौर में लोगों को राहत देने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा भाजपा ने हेल्पलाइन शुरू करने का मन बना लिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में जिलावार एक हेल्पलाइन जारी की जाएगी। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके कोरोना के समय में मदद ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर कुछ सेवा के काम शुरू करने का निर्णय लिया है। कल तक हम 22 के 22 जिलों में एक मेडिकल हेल्पलाइन शुरू करेंगे 14 घंटे के लिए, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। जिन लोगों को कोई बेड मिलने में, दवाई मिलने में, किसी अन्य प्रकार के सहायता मिलने में
मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसकी मदद करने के लिए ये सेवा की हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 14 घंटे के लिए ये प्रतिदिन चलाएंगे, सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक हर जिला हेडक्वार्टर पर। इसके साथ साथ एक और हेल्पलाइन शुरू करेंगे। वो हेल्पलाइन होगी आपूर्ति हेल्पलाइन। इसमें किसी व्यक्ति को, सारे परिवार के लोग बीमार हो गए हैं, दवाई चाहिए, ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ें चाहिए, सब्जी फल दूध पहुंचाने के लिए व्यक्ति चाहिए, दूसरी हेल्पलाइन होगी। और इसके लिए 90 हर विधानसभा में एक सर्विस टीम तैनात की जाएगी, जो एक गाड़ी के साथ, जिसमें 6 लोग अलग अलग समय पर ड्यूटी देंगे, 2 लोग एक समय पर रहेंगे। इसके साथ साथ 300 सेंटर्स पर अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है। ऐसे सब प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, उसके साथ अन्य मोर्चे और पार्टी के कार्यकर्ता, ये जितने दिन तक प्रोक्योरमेंट चलेगी वो वितरित करेंगे। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक, कोशिश है हर जिले में बने, लेकिन मान लो सब जिलों में उस प्रकार की संभावना नहीं बन पाती है, क्योंकि प्लाज्मा उन्हीं का चाहिए जो पहले कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। तो उनकी डायरेक्टरी बना रहे हैं युवा मोर्चा। और जैसे आसपास के 2 जिले मिलाकर, मेवात गुड़गांव का गुड़गांव में, मान लो झज्जर रोहतक है तो रोहतक में, फतेहाबाद हिसार है तो हिसार में, ऐसे 2 जिले मिलाकर भी है। उनको कहा है कि एक डायरेक्टरी बना के रखें, जो डोनेट करने के इच्छुक हैं उनका नाम तैयार रखें, और जो पहले से कुछ लोग चला रहे हैं इस काम को, जो अच्छे से कर रहे हैं, उनके साथ सह संबंध हों, उनको प्लाज्मा दिलवाएं और जिससे पेशेंट्स को दिलवाने में मदद करें। ये एक बड़ा कैंपेन, महाअभियान जो है, कल हमने इसकी दिन भर प्लानिंग की है, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष महामंत्रियों से बात की है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 44% थी। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे और छुट-पुट वर्षा हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर सख्ती नहीं झेलनी तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। ट्राई सिटी अपडेट में कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।